कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है क्योंकि मैंने अपना सिस्टम स्लो किया हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग अनुराग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लो बेटा। अनुप्रिया, सूरज, शुभांकिता, शुभांकिता कैमरा ऑन कीजिए। शुभांकिता, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुलसाद कैमरा ऑन कीजिए बेटा। चलो शुभांकिता कैमरा ऑफ कर लो बेटा। ठीक है, ओके। अनुप्रिया कैमरा ऑफ कर लीजिए अब। चलिए सब लोग कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहे कि अटेंशन आपको देना है। बहुत सारे पेरेंट्स हमको रिक्वेस्ट करते हैं कैमरा ऑन करवा के पढ़ाई कीजिए, है ना। तो मैं बच्चों के नेटवर्क के इशू की वजह से मैं ऐसा कंपल्सरी नहीं करता हूँ। चलिए तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन once again, and today we are going to start CBSE question paper according to the new curriculum which is designed due to COVID-19 से जो इमर्ज हुई सिचुएशन है। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन there is shift in Himalayan shift in question paper pattern and taking care of the needs of the students we are going to start this one। तो आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-22 इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। ये 40 मार्क्स का पेपर है और 90 मिनट्स का है। आप इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं साथ साथ। और हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये पहला क्वेश्चन है हमारे लिए आपके स्क्रीन पर। हम आपके लिए हम लोगों के स्क्रीन पर द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। मतलब इनकम जितना है लोगों के पास अलग अलग हिस्से में, अलग अलग सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास जो भी इनकम है उसको फिर वहां से हटाकर दूसरी जगह लेके जाना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं गुलसाद से। गुलसाद, इसका आंसर क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल। अगर डिजायर्ड लेवल पर हम प्राइस लेवल को मेंटेन करें तो ये क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर इंक्रीजिंग द ग्रॉस इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के जीडीपी को अगर हम बढ़ा दें तो क्या इससे रिडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स अ डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपने नियंत्रण में इसको ले लिया जाए। ठीक है, वो हमारा। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। मतलब अपने टैक्स को इस तरीके से हम डिजाइन करें कि जो गरीब हैं उनके उन तरफ उसका कुछ फायदा पहुंचे। तो आपका आंसर क्या होगा दिलशाद? आई कैनॉट सी दिस चैट बॉक्स सो यू हैव टू स्पीक। ओके, तो बोलिए बेटा। गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ redistribution ऑफ इनकम बाय which ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? रीड फास्ट, बोलो बेटा। निशांत, बेटा यस सर। आप लोग ज्वाइन किया कीजिए ना बेटा। तो माइक सिस्टम को ठीक कर लिया करें। क्या बेटा क्या होगा? यस सर। व्हाट इज द आंसर? सुजीत, देखो ये 3-4 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में और इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया। इसका मतलब पढ़ाई जीरो हो रही है और उसका रिजल्ट खराब होने वाला है। बता दे रहा हूँ, आप लोगों का रिजल्ट खराब होगा। आप लोग, सुजीत क्या होगा बेटा? कौन सा होगा? इन चारों में से कौन सा होगा? सर बोलिए। सर ए। ये होगा मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मान लो मैम ने मेंटेन किया, हर चीज की कीमत मान लो, हर चीज की मतलब 10 रुपये मेंटेन कर दिया, उससे गरीबों के पास पैसा चला जाएगा। हाँ, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाएगा। हम्म,
सर डी भी हो सकता सर है। बी। बी। सर डी डी। डी। डी है। गुलसाद बोल रहा है डी। यस सर। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, अगर हम टैक्स को के सिस्टम को सही कर लें, पॉइंट टैक्स सिस्टम को सही कर लें, मतलब हम टैक्स को अमीरों के ऊपर लगा दें और गरीबों को टैक्स सिस्टम से थोड़ा सा मुक्ति दे दें, ठीक है। और ये टैक्स जो है ना, वो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा तो रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स अगर करते हैं कि गरीबों से कम टैक्स और अमीरों से ज्यादा टैक्स ले लें। गरीबों से मतलब बिल्कुल गरीब पे तो टैक्स नहीं लगता। हाँ, अगर जैसे मान लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उसके ऊपर कम टैक्स लगाएं और अपर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाएं, तो क्या होगा कि इनकम का जो डिफरेंस है, जो मतलब रिच और पुअर के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। और इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। और गवर्नमेंट से जो टैक्स लेती है उसको दूसरे गरीबों के बीच में उसको सब्सिडी के रूप में, ठीक है, या उनको स्कॉलरशिप के रूप में, या उनको कह लो बहुत सारी माइनॉरिटी की स्कीम्स आती हैं उसके लिए, तो इस तरह की चीज़ें होती आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स, इसका आंसर देंगे शुभांकिता। गूगल बाबा की हेल्प नहीं लें, ऑफलाइन एग्जाम होगा, नहीं आता है अपनी कमी को स्वीकार करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स, शुभांकिता बताइए। शुभांकिता, नीतिका बताओ बेटा। आपके ऑप्शंस हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। जल्दी फास्ट करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा बोलूंगा सर दर्द करने लगता है, ज्यादा बोलता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। सर सी। सी कहता है, पहला ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, सर ए होगा। और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द लोन्स टू एंड फ्रॉम। वेरी गुड, सी ही होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का संबंध जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है निशांत? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? शुभांकिता, गुलसाद, कोई बताओ, नितिका। जब तक ये डिफिनेशन याद नहीं होगा आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डिफिनेशन क्या है निशांत बैलेंस ऑफ पेमेंट का? बोलो भाई, याद नहीं है। सुरजीत बोलो बेटा। सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट दो देशों के बीच का मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बताता है सर, एक साल के अंदर। हाँ, जिसको और सर ये अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। हाँ यस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसको नोट किया जाता है। तो इनफ्लो क्या है? ये क्रेडिट आइटम हो गया। आउटफ्लो क्या है? डेबिट आइटम हो गया। तो ये हो गया अकाउंटिंग, तो समझ में आ गया। इनफ्लो एंड आउटफ्लो का लिखने का मतलब क्या होगा? क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी। सबका इकोनॉमी का वो क्रेडिट और डेबिट करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ, तो सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, इकोनॉमी में, ठीक है। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गेट रेडी। शुभांकिता, identify which of the following bank does not interact directly with the general public, only for Shubhankita। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। identify which of the following bank does not interact directly with the general public। क्या आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको आप देखें ऑप्शंस क्या हैं और उसके आधार पर आंसर दीजिए। 5 सेकेंड्स टू शुभांकिता। शुभांकिता, नीतिका आंसर? सर डी होगा। डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, इसको आता है वो कैसे आंसर देता है, ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर शुभांकिता। शुभांकिता क्लास में है ना बेटा? शुभांकिता इज देयर? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। हाँ ओके, क्योंकि मैं जब स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ तो उधर ध्यान नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम।
अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन को गुलसार दीजिए आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सा शुभांकिता के लिए डिफिकल्ट है ये। सुजीत, यू कैन ट्राई। निशांत, यू कैन ऑल्सो ट्राई। नीतिका, सब लोग सोचिए बेटा, सोचिए सब लोग। देख क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई, देखो एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, एक डाउट नोटबुक बना लो, जिसमें जैसे ही जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्टार मार्क करो, उसको नोट कर लो, ताकि उस क्वेश्चन पर फोकस करो। जो क्वेश्चन आसानी से आ जाता है उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो क्वेश्चन डिफिकल्टी हुई उस क्वेश्चन को नोट करते जाओ, बस तुम्हारा सब हो जाएगा आसानी से। लेकिन वो नहीं करोगे तो फिर आप रोओगे एग्जाम में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। विजिबल और इनविजिबल आइटम आपने पढ़ा हुआ है ना। इनविजिबल आइटम दिस इज नॉट एन एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है इनविजिबल आइटम का, मतलब इसमें से कोई एक है, ठीक है, जो कि इनविजिबल आइटम होगा। अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन, इसमें दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम, इसमें कोई एक ऐसा आइटम होगा जो कि इनविजिबल आइटम का एग्जांपल नहीं होगा, बाकी सब इनविजिबल आइटम होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन के सामने, बताइए कौन सा होगा। नॉट इनविजिबल आइटम का मतलब क्या हुआ कि वो विजिबल है, इस बात को समझो पहले। सर नॉट, ए होगा सर। नहीं देखो क्या पूछ रहा है, देखो नॉट इनविजिबल का मतलब क्या हुआ, विजिबल आइटम है, पहले इसको समझो। तो क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन उसको घुमा के पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। बोलो बेटा। आपके ऑप्शन है एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। देखो सब में ट्रांसपोर्ट, आप जानते हो ना कि हम सर्विस सेक्टर में किसको इसको रखते हैं, ट्रांसपोर्ट को, बैंकिंग को, टूरिज्म को, ये सब रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सर्विस सेक्टर काम है वो सब इंडिविजुअल होता है, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, ट्रेवल। अब इसमें क्या है, मर्केंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है, वस्तुओं वस्तुओं से संबंधित जो ट्रांजेक्शन होगा वो विजिबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ आई बात, बोलो बेटा। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो बेटा शुभांकिता, मैं दर्द होने लगा माउथ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, मर्केंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन। जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हो उनके लिए बता दो, ठीक है, कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। उसका आंसर हमने बताया कि मर्केंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा शुभांकिता। शुभांकिता यस सर। पढ़ो बेटा, क्यों सो रही हो क्या, नो सर। पढ़ो फास्ट पढ़ो, टाइम वेस्ट होता है ना बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 6। 5 ना, क्लास कहीं ध्यान कहीं और है, चैट कर रही हो यस क्या सर। कहीं, नो सर, नो सर। देन व्हाट इज दिस, चलो बॉस। सर बोल। Read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1. Demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, and circulation of fake currency in the Indian economy. Statement 2. Demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time. Alternatives. Option A. Both the statements are true. Option B. Both the statements are false. Option C. Statement 1 is true and statement 2 is false. Option D. Statement 2 is true and statement 1 is false. ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सर बोलो। सर स्टेटमेंट 2 का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 का मतलब है, अच्छा, डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंसेस।
टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि टैक्स जमा करना, है ना, और टैक्स से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करना। ठीक है, यस सर। देख रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, बताइए। प्रसाद, सर शायद ये होगा। ए नितिका बोल रही हैं, यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। डिमोनेटाइजेशन वाज अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, यही सर उद्देश्य था। डेमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डिमोनेटाइजेशन मतलब, यस सर। अरे डिमोनेटाइजेशन का मतलब नहीं जानते हो? इतना बड़ा कांड हो गया देश में, हाँ, इतना बड़ा गवर्नमेंट का स्टेप था। डिमोनेटाइजेशन का मतलब बताओ भाई। मोनेटाइजेशन जो का मतलब, स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रखा है वही है मतलब। नहीं नहीं, वो डिमोनेटाइजेशन का मतलब पूछ रहे हैं भाई। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब बता दो पहले। बोलो भाई, बताइए बताइए, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? अरे सब लोग खामोश है, क्या बात है भाई, नहीं आता है? रितिका, सुरजीत, ये निशांत ने पूछा था ना? ये क्वेश्चन किसका था, निशांत का? सर अभिजीत। अच्छा, अभिजीत का था। ओहो, अभिजीत ने ये क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभिजीत ने ये क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो कोई मुझे बताएगा डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? हम्म, कोई अरे भाई, इतनी बड़ी क्लास है, कोई तो मुझे बता। अनुप्रिया, नितिका, तो बता। सर नितिका, बोलो बोलो बोलो। सर ये यही ना जो स्टेटमेंट वन में लिख रखा है वही है सर मतलब। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन बदल, अभी मत चेंज करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तो बात वहां आ गई ना बेटा। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, तो एक 8 नवंबर 2016 की रात को क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, हजार उसमें क्या हुआ था? सर 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे। यस, गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था। क्यों? क्योंकि 1000 और 500 के नोट बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में, बेड के अंदर और कहाँ कहाँ इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, और पाकिस्तान में इसकी प्रिंटिंग होने लगी थी, तो वहां से फेक करेंसी आ रहा था। तो भारत के, और ऐसे फेक करेंसी को जो टेररिस्ट को फंडिंग किया जाता था या टेररिस्ट के सपोर्टर को फंडिंग किया जाता था, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थिति देखने को मिली। हाँ, जो स्टोन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन का जो पर्पस है वो तो आपको पहला स्टेटमेंट नंबर 1 है। डिमोनेटाइजेशन वाज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये तो पहला बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात। ठीक है, अब हम, दूसरा स्टेटमेंट है कि डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों ने टैक्स का जो ना सोचा कि भाई पैसा इकट्ठा करने से क्या फायदा है, ये तो गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप लाएगी, अब मोदी जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, एक फियर हो गया। तो टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ गए, टैक्स से संबंधित जो गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन थे वो उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, और आपको ऑप्शन देना कि दोनों सही है क्या गलत है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया। और उसमें जो आपने एक क्वेश्चन पूछा डिमोनेटाइजेशन है क्या, तो डिमोनेटाइजेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो लीगल टेंडर है, हमारा जो पैसा है मार्केट में, उसको मार्केट से हटाना, रिमूविंग द करेंसी, ठीक है, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। मतलब लीगल टेंडर जो पहले था
वो लीगल टेंडर नहीं होगा, मतलब 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। मैं धारक को 500 रुपए का देने का वचन करता हूँ, जो गवर्नमेंट कहती है वो अब उसके ऊपर से ऑब्लिगेशन से हट गए। समझ में बात? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये 2016 में ये आया था, बहुत ही 2015 में नीति आयोग, 2016 में ये, और 2017 में जीएसटी। ये तीनों लगातार गवर्नमेंट ने किए थे, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है भारत में। ठीक है, चलिए बोलिए नेक्स्ट। रीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन पूछेगा तो वो ब्लैक मनी का करप्शन को बोल लोगे। हाँ, ठीक है, और जो मार्केट में करेंसी है वो जो उसके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, सब इन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बेटा अभिजीत। अभिजीत क्या हो रहा है? अभिजीत नहीं है, क्या नाम है? सुजीत। यस सर। अपर बता। Miss Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country, as per norms and statute prevailing in the country. From the following, choose the correct alternative which specifies towards the concept explained by her. A. Cash reserve ratio. B. Repo rate. C. Bank rate. D. Statutory liquidity ratio. इसका आंसर शुभांकिता से मैं पूछ रहा हूँ, बाकी बच्चे आंसर नहीं देंगे। हाँ शुभांकिता बताओ क्या होगा? स्टैट्यूट मतलब क्या है? जो नियम है, लॉ है, उसके अनुसार स्टैट्यूट। ठीक है, इसका देखो वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होगा तभी आप नहीं आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन का मीनिंग नहीं मालूम है, स्टैट्यूट का मतलब लिख लो, जो विधान कहता है, जो लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, अब आगे आंसर दो। आंसर दीजिए शुभांकिता। शुभांकिता, नीति का बोलो बेटा, कोई भी बच्चा बोलो। इसका आंसर क्या Sir, होगा? सर SLR cash reserve ratio. D। कैश रिजर्व रेशियो इज करेक्ट आंसर। कहानी में आप फंस गए इसलिए आपका आंसर नहीं दे पाए। यह है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजीत पढ़ो बेटा, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग। Yes, sir. Two friends, Meera and Sindhu, were discussing. सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, 7th वाला। चलो पढ़ो। Two दिखाई friends, दे Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate systems. Under this system, the exchange rates are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rates within a specific range. The above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system was she talking about? A. Fixed exchange rate. B. Floating exchange rate. C. Managed floating exchange rate. D. Managed fixed exchange rate. बताइए। Tell me the answer. केवल 7 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, जल्दी करो। बोलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। Sir, D. डी, मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। देखो अब यहाँ पर देखो, आपको
कहानी में नहीं फंसना है, कहानी का जिस देखना है। शुभांकिता, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम समझते हो कि आरबीआई ने फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं उसको, ठीक है। मैनेज्ड फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैनेज फिक्स एक्सचेंज रेट, तो मतलब इसको उसी सिस्टम को कहा जा रहा है। मैनेज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है क्या? हमने तो तीन ही तरह का एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा है ना, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसमें फ्लोट उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग का कॉम्बिनेशन, सॉरी फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है मैनेज फ्लोटिंग, राइट? राइट बेटा, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, इतना देर से रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे होता है? अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्राम दिखा दें आपको, तो हम दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये मान लो गवर्नमेंट ने अपर और लोअर एक दो सीलिंग निकाले, इसके बीच में वो फ्लेक्सिबल रहेगा एक्सचेंज रेट, और इसके उधर गया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, इसके नीचे आया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। इसी को कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? कि जब एक्सचेंज रेट को एक सीमा के बाद जब वो क्रॉस करता है तो गवर्नमेंट ने उसको इंटरफेयर करती है, और तब इसको कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। याद आया? बोलो भाई, Yes, याद sir. आया कि नहीं आया? हाँ? तो ऐसे है बेटा, ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऐसे हर क्वेश्चन की व्याख्या करो, नहीं तो क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपको, आंसर पढ़ लोगे, आंसर लिख लोगे नोटबुक में, वो किसी काम लायक नहीं है एग्जाम में। तो क्वेश्चन की मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. हाँ तो चलो ठीक है, किसी ने हाथ उठाया, बता, हाँ बोलो क्या बात है बेटा, somebody has raised their hand। सर वो गलती से हो गया सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो आपका टाइम भी हो गया ना बेटा। लेकिन बहुत कम क्वेश्चन हो पाए आज, इसलिए कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आप लोग, और मैं इसको आप सॉल्व कीजिए, और इसकी व्याख्या मैं क्लास में जरूर करूंगा। आप मुझे पोस्ट कीजिए, गूगल क्लासरूम में डाल दिया मैंने, आप जरूर पोस्ट कीजिए उसको, ठीक है। तुरंत हम फिर शाम को फिर हम देखते हैं कोई क्लास हो पाता है तो ठीक है। चलो ठीक है, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आज की पढ़ाई, मजा नहीं आ रहा है। हेलो प्रिया, कैन लीव द क्लास बेटा।